और जोधपुर से बड़ी खबर सुनिए। आसाराम के पैरोकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आसाराम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। आसाराम को आरोप पढ़कर सुनाए गए। आसाराम के पैरोकार रवि राय वगे ने फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। जमानत याचिका में जेल डिस्पेंसरी की झूठी रिपोर्ट पेश की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए सुनील, बात करें तो आसाराम को जब से गिरफ्तार किया गया साल 2013 से लेकर अब तक आसाराम ने जमानत पाने के कई प्रयास किए। अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आसाराम ने कई बार अर्जियां पेश की, लेकिन जमानत नहीं मिली। इसी दौरान जो आसाराम के पैरोकार थे रवि राय वगे ने, उन्होंने एक जो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें आसाराम के बीमार होने का हवाला दिया गया और जेल डिस्पेंसरी का झूठा सर्टिफिकेट जो है उन्होंने पेश किया गया था। जो सुनवाई के दौरान जब इस बात का पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो बहुत गंभीरता से लिया था। इसके बाद जोधपुर के रातनाथ थाने में इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी इस मामले में आज जो है सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। आसाराम को जो है पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां पर आसाराम को आज आरोप सुनाए गए हैं। अब परसों इस मामले में जो है ये फाइल जो है आसाराम की फाइल जो डीजे कोर्ट में जाएगी और वहां पर इसकी सुनवाई जो है जारी रहेगी। आसाराम ने क्या प्लीड किया जब आरोप उन्हें सुनाए गए? देखिए, आसाराम की ओर से पूर्व में ही जवाब दे दिया गया था कि उन्होंने रवि राय वगे को जो है पैरोकार नियुक्त नहीं किया है और ना ही उसकी कोई व्हाट्सएप या मोबाइल के जरिए वार्ता हुई। वो जेल में बंद थे, उसने अपनी मर्जी से जो है ये याचिका लगा दी। कहीं ना कहीं आसाराम ने पूरा आरोप जो है रवि राय वगे पर जो डाल दिया है। आसाराम ने इस बात को लेकर पूर्व में ही स्पष्ट इंकार कर दिया था कि उन्होंने रवि राय वगे को जो है पैरोकार नियुक्त किया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, कोटा में छुट्टा मवेशियों का आतंक है। 2 सांडों की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2 सांडों की लड़ाई में बुजुर्ग महिला और एक मासूम घायल हुआ है। नया गांव इलाके में ये घटना सामने आई है। देखिए, दादी पोती इस घटना में घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, कोटा में आवारा जानवरों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अभियान चलाकर आवारा पशुओं को काबू में करने के लिए कोई बड़े कदम अब तक देखने को नहीं मिले हैं और इसी वजह से एक और घटना भी अब सामने आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? देखिए, कोचिंग नगरी में आवारा पशुओं से पहले भी कई न केवल हादसे हुए हैं बल्कि जान जा चुकी हैं, लेकिन लगातार तमाम प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और 2 सांडों की लड़ाई में ये कहा जा सकता है कि एक जो दादी और पोती दोनों घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 55 वर्षीय मधु सक्सेना का कहना है कि वो सुभाष नगर इलाके में रहती है और जब वो किसी कार्यक्रम से लौट रही थी, नया गांव इलाके में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो लड़ते लड़ते कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर गए और दादी पोती को चोटिल कर दिया और कई लोग उनसे हादसे का शिकार होते होते बचे। हालांकि जो आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन उन पर भी कई सवाल या निशान कोचिंग नगरी में लग रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले एक गाय को पकड़ने के दौरान गंभीर हादसा हो गया था। वहां गंभीर घायल अवस्था में गाय को पशु चिकित्सालय ले जाया गया था। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में इनकी रोकथाम के लिए जो एक जो प्रयास किया जाना चाहिए वो प्रयास शायद नाकाम साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो एक बुजुर्ग की जान ही चली गई थी। एक जो है सांड ने उनको पटक के एक तरफ डाला और उसके सींग के गंभीर चोट लगने के कारण फिर उसकी जान चली गई। इसके बाद कई और हादसे भी सामने आए हैं और गायों से जो आवारा मवेशी है उनसे तो कई बार चोटिल होकर बाइक सवार मौत का शिकार हो जाते हैं। इटावा इलाके में कल ही एक हादसा सामने आया। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में इनकी रोकथाम के प्रयास जो है वो शायद नाकाम साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर झालावाड़ से। जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पिड़ावा कस्बे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कमरे के ताले तोड़े, लाखों की नकदी जेवर चुरा ले गए। दरअसल वारदात के वक्त ये परिवार शादी में गया हुआ था, उनका घर सुनसान था। चोरों ने इस बात को भापा, रेकी की और फिर इस घर को निशाना बनाया। पिड़ावा कस्बे के झिरी मोहल्ले में ये घटना सामने आई है। चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब परिवार शादी में गया हुआ था। इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को भांपा था कि घर फिलहाल खाली है, रेकी की थी। बहरहाल ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण से। तरुण, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, झालावाड़ जिले में लगातार चोरों के हौसले बुलंद है और इसी कड़ी में ये पिड़ावा में इस तरह की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है, जिसमें सूने घरों को निशाना बनाया है और लगातार इसी तरह की घटनाएं जिले में सामने आ रही है, जिसमें चोर पहले गांव कस्बों के जो सूने मकान है उनकी रेकी करते हैं, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और लोग अमूमन शादियों में जब जाते हैं तो घरों में केवल ताला लगाकर जाते हैं और चोर ये देख लेते हैं कि किस घर पर ताला लग रहा है और उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इसी तरह से पिड़ावा में भी यही मामला हुआ, जिसमें एक सूने घर को जब चोरों ने देखा, परिवार शादी में गया हुआ था और उसके बाद वहां पर लाखों का सोना चांदी जो जेवर घर में रखे हुए थे और नकदी 2 लाख के लगभग की नकदी बताई जा रही है और वो लेकर चोर चंपत हो गए। आज जब परिवार वापस अपने घर लौटा और ये हालत जब उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने पिड़ावा के पुलिस थाने पहुंचकर ये सारे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन ये कोई पहली घटना जिले में नहीं हुई है, लगातार कई सारी घटनाएं हुई है और इस सारे मामले में पुलिस की पूरी तरह से फेल्यूर ये से साबित आती है कि चोर ना तो पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं और ना माल की बरामदगी हो पा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अजमेर से बड़ी खबर है, एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। जयपुर एसीबी की टीम आज फिर अजमेर पहुंची है और देखिए यहां पहुंचकर ये टीम आना सागर झील गई है। दरअसल एक मोबाइल की जानकारी हाल ही में सामने आई, जिसके बारे में कहा गया कि दिव्या मित्तल ने इस मोबाइल को आना सागर झील में फेंक दिया है। इसी फेंके हुए मोबाइल की तलाश के लिए जयपुर से एसीबी की टीम आना सागर झील में पहुंची है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है और गोताखोरों की मदद से झील में मोबाइल को तलाशा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, कल जब एसीबी जयपुर की टीम ने एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को 2 करोड़ की घूस मामले में गिरफ्तार करने के बाद अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया था और 3 दिन का जब रिमांड मिला था, तो उस 3 दिन के रिमांड अवधि के दौरान जो कुछ भी इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एसीबी को, उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है। आज दोपहर बाद एसीबी की टीम पहुंची है और आना सागर झील पहुंची है। जो सबसे चौंकाने वाला पहलू इस पूरे केस में निकल के सामने आया है कि जो ट्रैप एसीबी ने बिछाया था, जिसकी भनक लगने के बाद वो ट्रैप फेल हो गया था, उसके बाद कहा जा रहा है कि दिव्या मित्तल ने अपने पास जो उसके 2 मोबाइल थे, वो मोबाइल और कुछ पैकेट्स जो थे, उन पैकेट्स में क्या था इसका खुलासा नहीं है, वो जो है आना सागर झील में फेंक दिए थे। उसकी तलाशी के लिए एसीबी की टीम आज यहाँ पहुंची है और दिव्या मित्तल को लेकर पहुंची है। मौका तस्दीक के हिसाब से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है कि जो आरोपी है उसकी मौजूदगी में निशान तस्दीक के हिसाब से तमाम पहलुओं को खंगाला जाता है और जब 3 दिन का रिमांड पूरा होगा तो इन तमाम एविडेंसेस के साथ एक बार वापस से जो एसीबी की टीम है वो आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। तो फिलहाल गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम के साथ एसीबी जयपुर की टीम आना सागर झील रामप्रसाद घाट पहुंची है और वहां तलाशी की जा रही। चूंकि ये बहुत तकनीकी और गहराई वाला मसला है, क्योंकि आना सागर की भराव क्षमता 13.5 फीट है और इस लिहाज से मोबाइल को किस जगह फेंका गया है, वो कितनी गहराई में गया है, पानी के बहाव में कितना आगे निकल गया है, नहीं निकला है, तो उसमें लंबा वक्त निकल सकता है। लेकिन एसीबी की टीम ने प्रयास शुरू किए हैं और चूंकि बड़ा केस है, बड़ी घटना है, लिहाज से कोई भी एविडेंस पार्ट नहीं, लेकिन जो गोताखोर हैं वो पूर्व में भी आना सागर झील में तलाशी अभियान को चला चुके हैं। यहां तक कि अगर आपको याद हो तो कई सारी एक्सरसाइजेज यहां पर की जाती हैं अलग अलग चीजों से निपटने के लिए। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कितना समय लग सकता है पूरी झील को खंगालने में? देखिए स्वप्निल, इसीलिए एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है, जो अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस के लिए इस आना सागर झील में मॉक ड्रिल करती रही है और तमाम दूसरे पहलुओं में आना सागर झील में कई सुसाइड केसेस भी हुए हैं, तो उनकी डेड बॉडीज को और इंजर्स को निकालने का काम भी किया गया है। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है और आप मान के चलेगा कि जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक तो ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मोबाइल बहुत छोटी यूनिट है और झील जो है वो काफी फैली हुई झील है और मैंने आपको बताया कि 13-13.5 फीट इसकी भराव क्षमता है और लबालब झील भरी हुई है। इस लिहाज से वक्त लगना मुनासिब है, लेकिन एसीबी की ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़े, इसलिए एसीबी ने तमाम संसाधन जो है वो यहाँ पर जुटाए हैं और खुद मौके पर एसीबी जयपुर के अधिकारी जो है वहां पर खड़े हैं और पूरी तलाशी अभियान की निगरानी भी कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो सूचनाएं उन्हें मिली है कि दिव्या मित्तल ने
अब एसीबी के चुंगल में आने से पहले जो भी अभिजीत, बेहद अहम कड़ी ये मोबाइल भी साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक की पूछताछ से जुड़ी जो बातें बाहर आ रही हैं उसके हिसाब से लैपटॉप से कई राज खुलने की उम्मीद है। बताया ये भी जा रहा है कि जो परिवादी है उसके लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा था। इसका मतलब है कि दिव्या मित्तल जो भी कर रही थी टेक्निकली साउंड होकर कर रही थी। ऐसे में ये मोबाइल भी जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट है एक अहम कड़ी हो सकता है। बस देखना यह है कि वो अब किस हालत में मिलता है और उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो इंटरसेप्ट किया था एसीबी ने आरोपी दिव्या मित्तल और परिवादी के बीच की बातचीत, उस बातचीत के दरमियान जो इंटरनेट कॉलिंग हुई थी, जो आबकारी का बर्खास्त सिपाही है सुमित जो फिलहाल फरार चल रहा है, वो इंटरनेट कॉल के जरिए जो है परिवादी से पूरा लाइनअप था और कहीं ना कहीं बीच बीच में दिव्या मित्तल से भी बातचीत कर रहा था। तो तमाम चीजें जो है वो दिव्या मित्तल के उस मोबाइल के अंदर वो तमाम राज छुपे हुए हैं कि न सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में बल्कि इसके अलावा भी जो भी पथराविया एसीबी की टीम ने 2 दिन पहले एसओजी अजमेर चौकी से जब्त की हैं, जिन जिन की जांच दिव्या मित्तल के पास थी, उन तमाम अनुसंधान के हिस्से में वो मोबाइल जो है वो बहुत अहम कड़ी साबित होने वाला है। इसी लिहाज से इस पूरे केस की रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाएगा तो वो दिव्या मित्तल का मोबाइल है, जिसे तलाशने के लिए एसीबी की टीम आज वापस से अजमेर पहुंची है। और लेकिन अभिजीत, मैं चाहता हूं एक बार आप बताएं कि ये कंफर्मेशन क्यों है कि मोबाइल यहीं फेंका गया। देखिए, ये कंफर्मेशन ऑफिशियली, चूंकि कल भी जब एसीबी ने दिव्या मित्तल को पेश किया था और पेशी के बाद जब 3 दिन का रिमांड मिला था, तो एसीबी के अधिकारी कुछ भी डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो अजमेर की मीडिया से खास तौर से शेयर नहीं कर रहे हैं। जो ये मोबाइल की बात निकल के सामने आई है, ये भी एक पहलू के तहत निकल के सामने आया और जब आज एसीबी की टीम पहुंची है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सत्यता जरूर है। इसलिए एसीबी की टीम इस पहलू को भी अछूता नहीं छोड़ना चाह रही है। इस लिहाज से यहाँ पर तलाशी अभियान चल रहा है। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर के 3 अलग